दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखेंगे उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। 26 सीटों के लिए 5 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। पहले चरण के नामांकन में दिखी थी जबरदस्त भागीदारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का एक और प्रहार। कुपवाड़ा में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया गया ढेर। राजौरी में भी सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। तेज हुई कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग। भाजपा का आज से कोलकाता में 7 दिनों का धरना। सीएम ममता के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक, कहा न्याय नहीं बदला है ममता की प्राथमिकता। बारिश बाढ़ के कहर से गुजरात बेहाल। प्रधानमंत्री ने सीएम से बात कर ली स्थिति की जानकारी। 2 दिन भारी बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई लोगों की चिंता। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। भारतीय नौसेना की ताकत को मिली और धार। आज बेड़े में शामिल होगी परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री ने नौसेना में कराया शामिल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को किया नमन। और बात आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए आज शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी। इस बीच पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा सकती है। इन सबके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए आज उनके आवास पर मिले।
दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में होने वाली आज बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर आज मोहर लगा सकती है। आज शाम को यह अहम बैठक होनी है बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की। साथ ही साथ दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेता शामिल हुए। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा सकती है और इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने आज उनके आवास पर भी पहुंचे। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुंछ, रियासी और राजौरी सहित 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 24 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच की गई। 279 नामांकनों में से 244 नामांकन वैध पाए गए। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज से जारी कर दिया गया है। अगर इस चरण में देखें तो 5 सितंबर तक आप नोटिफिकेशन यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो अपने नाम दाखिल कर सकेंगे, तो वहीं 6 सितंबर को स्क्रूटनी की तिथि रखी गई है और 9 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यानी कि दूसरे चरण का घमासान 9 सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है और इस महीने की 30 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तिथि है। यानी कि पहले चरण का जो घमासान है वो इस महीने की 30 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए मतदान होना है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखें तो तीसरे चरण के लिए जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर से जारी होगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी हर उस तैयारी को पूरा कर लिया है जिससे कि राज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर शांतिपूर्वक मतदान हो सके और इस पूरी की पूरी कवायद में जो उनके पास मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसके लिए उन्होंने हर वो मुकम्मल तैयारी की है जिससे इसमें वोटर टर्नआउट भी आगे रहे। तो देखना होगा कि इस दूसरे चरण के लिए अब उम्मीदवारों की जो कवायद है वो किस तरीके से शुरू होती है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और ऋषि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऋषि, दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ 10 साल के बाद ये चुनाव बेहद अहम। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लोग किस तरह से इसे एक अलग चुनाव के तौर पर देख रहे हैं। देखिए ऋतु, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए थे तब परिस्थितियां अलग थी। उस समय अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में गवर्न की होता था और अब आज केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है और अनुच्छेद 370 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। बदली हुई परिस्थितियों में हमने एक चीज़ को देखा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं इस बात से क्योंकि अमन चैन यहाँ पर कायम है। इस समय जबकि हम यहाँ पर मौजूद हैं डल लेक पर, पूरी की पूरी यहाँ पर जो तमाम टूरिस्ट को लेकर जो एक्साइटमेंट रहता है, हालांकि इस समय यहाँ बारिश भी हो रही है और उस तरीके का सीज़न नहीं है जिसमें कि टूरिस्ट ज़्यादा आते हों, लेकिन इसके बावजूद भी जो पिछले वर्षों से जो हालात रहे हैं उसमें यहाँ पर जो पर्यटन की वजह से जो रोज़गार बढ़ा है उससे वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आए हैं। इससे जो बड़ी बात और है कि जो लोकसभा में परफॉर्मेंस देखने को मिली है वोटर टर्नआउट के लिहाज से, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने कमर कसी है तो दूसरी तरफ यहाँ के लोग भी इस बात को लेकर तैयार हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना है। और इसमें जो तीसरा पहलू है, जो बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, अब इसमें राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें कि जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थी जिसमें कि PDP है, NC है, कांग्रेस है, BJP है, इससे इतर भी तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ पर जो अलगाववादी गुट के लोग थे उनके जो नेता हैं
जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो पूरी तरीके से दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि भारत के संविधान के तहत वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लें, तो बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से एक्साइटमेंट जो है लोगों में काफ़ी है, क्योंकि चुनाव को लेकर, जो लोकसभा के चुनाव के लेकर जो उनके अंदर कौतूहल था कि राज्य में, जो केंद्र शासित राज्य है उसमें चुनाव कब होंगे, अक्सर उनके बीच में ये रहता था कि ये चुनाव जल्दी होने चाहिए, और इसी वजह से जब ये चुनाव की घोषणा हो गई है तब उनमें उत्सुकता है वोट डालने को लेकर। ऋतु जी, ऋषि, आपने कहा अलगाववादी भी जो पार्टियां रही हैं वो भी इस चुनाव में शामिल होने की अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं, तो क्या इसको मतलब एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर के तौर पर देखें? क्योंकि पहले अलगाववादी पार्टियां, या हम अगर हुर्रियत की भी बात करें तो जिस तरह के बहिष्कार के ऐलान होते थे वो इस बार चुनाव के बाद से कहीं उस तरह की कोई खबर नहीं देखी जा रही है। और अगर ये उतना उत्साह दिखाना चाहते हैं कि ये शामिल होना चाहते हैं चाहे गठबंधन के साथ या बगैर गठबंधन के, तो क्या इसको आप बड़ा बदलाव देखते हैं? बिल्कुल ऋतु, बहुत बड़ा बदलाव है, चूँकि किसी भी मुल्क की, किसी भी इलाके की जो तरक्की है और जो लोगों का जो डेवलपमेंट है वो जमहूरियत के इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही हो सकता है, और ये पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो चुका है कि लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो शासन व्यवस्था के लिए बेहतर माना जाए। अब इस कड़ी में जो हम देख सकते हैं कि जो तमाम अलगाववादी गुट रहे हैं, हालांकि 1987 तक वो राज्य के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते रहे थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो अलगाववादी चीज़ें बढ़ी और उन गुटों को इन्होंने समर्थन किया, उसके बाद लोकतंत्र में इन्होंने अपनी आस्था को दूर कर दिया और यहाँ तक कि लोगों से कहा कि आप वोट ना डालें, तो उसके बाद अब ये खुद उस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से बड़ी ये खुशनुमा माहौल कहा जाएगा लोकतंत्र के लिहाज से। और पूरी दुनिया इस बात पर नज़र गड़ाए हुए है कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर को लेकर अब तक जो परिस्थिति गढ़ी जाती थी कि ये एक ऐसा पहलू है जो लाइलाज है, लेकिन आज ये लग रहा है कि ये लाइलाज नहीं, इसका पूरा इलाज है, बस लोगों का समर्थन चाहिए और लोग इसके लिए अब जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन अभी देखना होगा कि किस तरीके से वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो तमाम खबरें आ रही हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, और नामांकन की प्रक्रिया में जब जैसे जैसे वो लोग अपने उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि उन गुटों के ऊपर जो प्रतिबंध है वो अभी भी लगा हुआ है, तो ऐसे में अगर वो अपनी पार्टी के तौर पर न सही अगर निर्दलीय अपने समर्थकों का साथ देते हैं और चुनावी भागीदारी में भाग लेते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए। जी ऋषि, जम्मू कश्मीर में हमेशा से दो सोच हावी रही है और यही कारण है कि दो तरह का मैंडेट आता भी रहा है। अगर जम्मू में देखें उस मैंडेट को जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है, और वहीं अगर कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो ऐसी राजनीतिक पार्टियां रहीं जो वर्चस्व में हमेशा से रही, और कांग्रेस समय समय पर उनके साथ खड़ी रही है। ऐसे में 10 साल के बाद जब ये चुनाव होने जा रहा है और इस 10 साल में 370 हटने के बाद से कई बड़े परिवर्तन देखे गए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यूथ एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर इंडस्ट्रीज का आना हो, तो इन बदलावों के बाद क्या ये राजनीतिक परिदृश्य कहीं बदला हुआ दिख रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपने आप को कुछ स्थापित करती दिख रही है, या पीडीपी और एनसी के लिए जम्मू संभाग में कुछ दिखाई देता है क्या? देखिए ऋतु, दोनों ही गुट जो है अपने को विस्तार देते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि दोनों गुटों ने, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जो एनसी और कांग्रेस का अलायंस हो लेफ्ट के साथ, वो एक चीज़ को और समझ रहे हैं कि उनका जो गढ़ है, जहाँ पर उनकी पार्टी मजबूत है, उन मुद्दों को वो ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बनस्पत उस इलाके के जहाँ पर वो कम मजबूत हैं। लेकिन हाँ, विस्तार ज़रूर देने की कोशिश में है। वो चाहते हैं कि उनका, जैसे अगर एनसी की कोशिश है या कांग्रेस की कोशिश है कि वो जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, तो वही बीजेपी ने भी ये रणनीति अपनाई है कि किसी भी तरीके से श्रीनगर के इलाके में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया जाए, और यहाँ अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग उम्मीदवार के रूप में अभी तक जो सूची जारी हुई उसमें तमाम मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में दिखाई दिए हैं। तो एक रणनीति है अपने आप को विस्तार देने की, और इस विस्तार देने की योजना में दोनों ही तरफ से जो आजमाइश है वो शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि दूसरे चरण में खासतौर से इसमें श्रीनगर का भी इलाका आता है, तो जम्मू भी आता है। तो ऐसे में ये जो दूसरा चरण है
इस समय इसमें और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि पहले चरण में अगर हम देखें 24 में से तकरीबन 16 सीटें तो कश्मीर के दक्षिणी इलाके की हैं, जिसमें कि अब तक स्थिति को स्पष्ट किया जा चुका है। वहाँ पर सब नामांकन प्रोसेस पूरा हो गया है, 30 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तिथि भी है। तो इसके बाद जो आगे के जो चरण होंगे उसमें और ज़्यादा स्पष्ट होगा। खासतौर से तीसरे चरण में जाकर जो इलाके हैं, खासतौर से अलगाववादी अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी और स्थिति को स्पष्ट किया देख पाना संभव होगा। जी ऋषि, बदले हुए परिदृश्य में हमने देखा लोकसभा चुनाव में जनता की बड़ी भागीदारी रही। जनता की बड़ी भागीदारी के साथ बड़े नेताओं को जनता ने सत्ता से बाहर भी रखा, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो। क्या महबूबा मुफ्ती ने जब इस चुनाव में न लड़ने का फैसला किया तो उसके कारण क्या दिखते हैं? बदली हुई परिस्थितियां, 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर, या भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहने के बाद का सबक कि वो सत्ता से बाहर होकर उन्होंने अपनी बेटी इल्तिजाम मुफ्ती को आगे किया है और साथ ही साथ वहां उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या बताता है? देखिए, जहाँ तक पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे उस समय हमने देखा था कि श्रीनगर के इलाके में पीडीपी बहुत मजबूती के साथ उभरी थी और तकरीबन क्लीन स्वीप उन्होंने किया था। उस समय एनसी बहुत कमज़ोर हुई थी। इससे पहले हालांकि जो सरकार थी एनसी की रही थी इस चुनाव से पहले, लेकिन पीडीपी को काफ़ी जनता का समर्थन हासिल हुआ था। उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनी उसके बाद पीडीपी दिनों दिन कमज़ोर हुई और जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो हम स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि पीडीपी की जो स्थिति रही है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई। मुझे लगता है उसके बाद पीडीपी ने अपनी एक रणनीति अपनाई है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव न होकर मुद्दों के आधार पर अपनी कुछ सीटें निकाली जाएं। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस या एनसी के साथ जो गठबंधन है, अगर वो उन मुद्दों पर समर्थन देते हैं तो हम उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि अगर वो समर्थन देंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं से समर्थन मिलेगा भी। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है पीडीपी की, एक बार फिर से श्रीनगर के इलाके में अपने आप को शुरुआत कह सकते हैं अब तो उनके लिए कि एक बार फिर से वो अपनी कवायद शुरू करके अपनी जड़ें मजबूत करें। तो मुझे लगता है उसी की कवायद है, क्योंकि खुद मैदान में न उतरकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी दिलचस्पी इन चुनावों में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पहले देखी गई थी, क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहाँ पर रही हैं और खुद चुनावी मैदान में नहीं अपनी बेटी को आगे किया है। तो ज़रूर उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी की स्थिति की रणनीति के अनुसार ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। जी यार ऋषि, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी का एक ही एजेंडा था, तब भी यही एजेंडा था उस चुनाव में भी कि किस तरह से 370 को जो बहाल करेंगे उसके जो तमाम वादे जनता से किए जा रहे थे कश्मीर में। इस दौरान भी विधानसभा चुनाव के तारीखें आने के बाद से वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ और पीडीपी, इन तीनों ही राजनीतिक पार्टियों का लगातार कहना यह है कि 370 पर एक बार फिर समीक्षा की जाएगी, इस पर कुछ प्रस्ताव लेके आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि विकास बनाम 370 ये पूरा चुनाव इसी पर होने जा रहा है? देखिए ऋतु, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो वो 370 को लेकर अब उतने ज़्यादा गंभीर नहीं है जितने कि जब 370 हुआ करती थी तब दिखा करते थे। अब लोगों की समझ में आ गया है कि 370 से पहले क्या था और 370 हटने के बाद क्या है। तो ये अभी इसका लिटमस टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि राजनीतिक दल भी इस पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन 370 के हटने के बाद जब लोगों को इससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आया है ना, तो ऐसे में वो इसको कितना बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं ये अभी इसका टेस्ट होना बाकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां बनी थी और उसमें हमने एक चीज़ और देख ली जिसका कि हमें ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला अगर चुनाव हारे हैं तो उसकी क्या वजह रही है। क्या उन्होंने जो छोटे दल हैं उनके साथ जो गठबंधन करने की जो कोशिश पहले होनी चाहिए थी या उन्हें तरजीह देनी चाहिए थी वो नहीं दी। तो ऐसे में और इस बार अभी भी सिर्फ 3 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसी और लेफ्ट, तो बाकी के लोगों के साथ क्या कुछ स्थिति बनती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये जो मुद्दा है मुझे लगता है कि बनाम तो नहीं हो सकता, ये प्रभावी जरूर हो सकता है। जी ठीक। और बीजेपी के कश्मीर के मिशन पे आप कुछ कहना चाहें अभी तक की तैयारियों को लेकर? दूसरे चरण की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है।
हाँ, बीजेपी का मिशन वही है, किस तरीके से जम्मू में अपनी जो मजबूती है उसको बनाए रखना है, और दूसरा कि जो श्रीनगर का इलाका है उसमें कैसे और ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करना है, बढ़त बनाना है। अगर उन्हें कोई अलाइज मिलते हैं, निर्दलीय समर्थन मिलता है, तो उनकी भी कोशिश है कि उनके साथ आगे बढ़ाया जाए। जी ऋतु। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, विस्तार से बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर और जो मौजूदा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं उसको लेकर। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने LOC पर 2 अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माचल सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि तंगधार सेक्टर में 1 आतंकी को मार गिराया गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात उत्तर बांग्ला फ्रंटियर के सिलीगुड़ी सेक्टर के अंतर्गत BSF ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इन बांग्लादेशी नागरिकों को गांव ढोलापारा से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो एक टोटो में हल्दीबाड़ी की ओर यात्रा कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 4 मोबाइल और बांग्लादेशी मुद्रा बरामद की गई। BSF उत्तर बंगाल फ्रंटियर राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों को विफल करने और सीमा की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। विशाखापट्टनम जासूसी मामले में NIA ने पूरे भारत में कई राज्यों में छापे मारे हैं। पाकिस्तानी ISI जासूसी रैकेट के माध्यम से भारत विरोधी साजिश के तहत भारतीय नौसेना ने से जुड़ी संवेदनशील महत्वपूर्ण जानकारी लीक की गई थी, जिसकी एवज में छापे मारे गए हैं। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में NIA ने 16 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली है। तलाशी लिए गए परिसर उन संदिग्धों से जुड़े थे जिन्हें भारत में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसे मिले थे। NIA द्वारा की गई तलाशी के दौरान कुल 22 मोबाइल फोन और कई संवेदनशील दस्तावेज जब्त किए गए। गौरतलब है कि NIA ने 19 जुलाई को इस मामले में एक फरार पाकिस्तानी नागरिक मीर बलज खान सहित 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 2023 को NIA ने मनमोहन सुरेंद्र पांडा और एल्विन के रूप में पहचाने गए 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव एल्विन फरार है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैश फॉर वोट आरोप की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत को लेकर रेड्डी के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा है कि तेलंगाना CM के बयान सुप्रीम कोर्ट पर आक्षेप लगाने जैसे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है? कोर्ट ने कहा कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी से पूछकर फैसला देना होगा। आपको बता दें कि तेलंगाना CM ने के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कविता को 5 महीने में ही जमानत मिल गई, जबकि सिसोदिया को 15 महीने बाद बेल मिली और केजरीवाल अब भी जेल में है। उन्होंने कहा था कि BRS और BJP के बीच आपसी तालमेल है और BRS ने BJP को फायदा पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DT न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें।
ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो से पूरी तरह से नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा दिया है। वो कल भाजपा में शामिल होंगे। उनका ये कदम झामुमो के लिए जहां बड़ा झटका है, वहीं भाजपा कोल्हान में और मजबूत होगी। देखिए चंपई सोरेन से हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार की खास बातचीत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़ दिया है। 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्या कुछ वजह रही पार्टी छोड़ने की? पार्टी के अंदर में ऐसा पार्टी फॉर्म में नहीं है कि उस जगह में अपना कुछ भी पीड़ा होता है तो वहाँ रख के समाधान होता है, ऐसा जगह नहीं है। अभी पार्टी के अंदर में वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप संन्यास नहीं लेंगे, सक्रिय रूप से राजनीति ही करेंगे। आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिस जगह से हम उसको बचा पाएंगे, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में कल हम सदस्य ग्रहण करने जा रहा हूँ। आपके मन में क्या कुछ रहा बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे? हम तो वही बोल दिया ना, जो आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए हम दूसरा दल से नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का दल से ही हो सकता है। हम तो पोस्ट कर भी आप लोग को बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उससे आप कितने प्रभावित हैं उनसे? आज उसी प्रभाव से ही तो हम गया देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह, उनसे नेतृत्व प्रभावित हुआ और हमारा विश्वास हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाके ही यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचा पाएंगे। जो संताल परगना से लेकर पूरे झारखंड प्रदेश में जो उस तरह का जो आज बात उठ गया है, हम वहीं से आदिवासी, वहीं से हम आवाज़ भी उठा सकते हैं और आदिवासी का अस्तित्व भी बचा सकते हैं। झामुमो के भी कुछ कार्यकर्ता, संगठन के विधायक लोग आपके साथ आ सकते हैं, ऐसी कुछ संभावना कल बन रही है क्या? जब हमने बड़ा स्पष्ट तरीक़े से कहा, हम वो पार्टी को बनाया है, हम उससे किसी को नहीं लाएंगे। हम अपने निकले हैं और अपने ही समर्थक जो हमको देंगे, हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष से सब वाकिफ़ है। जो हमारा संघर्ष, हमारा कामकाज से संतुष्ट है, वो हमारे साथ आएगा। विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना की लागत करीब 1360 करोड़ रुपए है। इसमें 2 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 अन्य रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है, जिसके तहत 14 नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने राज्य को डबल रेल लाइन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को डबल लाइन रेलवे की जो सौगात दी है और 2 नई रेल परियोजना दी है, लगभग 1360 करोड़ की ये सौगात हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। हम धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने लगातार रेलवे की बढ़ोतरी पर जिस तरीके से कार्य योजना केंद्र सरकार को प्रस्तुत की और उसके कारण से केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को इतनी बड़ी सौगात दी है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य को सौगात देने के लिए रेलवे में 1360 करोड़ की भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना को मंजूरी मिली है और इससे छत्तीसगढ़ में खनिज के परिवहन में
अन्य प्रदेशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। 37 किलोमीटर दोहरी रेल लाइन से और इस गति में विस्तार होगा। इस कनेक्टिविटी के लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विभिन्न औद्योगिक गलियारों के तहत 12 शहरों में स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत बिहार के गया में शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में 1670 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है, जो अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अप्रूव किया है, जिसमें बिहार में गया भी एक है। यह बिहार की बहुत पुरानी डिमांड थी और हम लोग इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 1 जुलाई को बजट में ये पेश किया था प्रपोजल और इतनी जल्दी उन्होंने सब अप्रूव कर दिया। उम्मीद है कि इससे हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुहिम में बिहार को काफ़ी फायदा होगा आगे आने वाले समय में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें राज्य कर्मचारियों के हित में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इसकी जानकारी दी। प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा देखभाल नियम 2013 के नियम 3 और सबसेक्शन 9 में संशोधन किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 10 साल तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ भी मिलेगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इस बैठक में पर्यटन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही कैबिनेट ने नाथद्वारा देवगढ़ मदारिया आमान गेज परिवर्तन परियोजना के लिए रेलवे को 42.1576 हेक्टेयर भूमि देने का फैसला लिया है। हिमाचल में बढ़ते कर्ज के जाल से राज्य की अर्थव्यवस्था में अब दम घुटने की नौबत है। प्रदेश की सरकार को खर्चे और वेतन के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने ऋणों के मामले में अगले 5 साल की स्थिति को रखा है। आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल को अगले 5 साल में लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए कुल 70,718 करोड़ भरने होंगे, जिसमें 44,617 करोड़ सिर्फ ब्याज के ही हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में हिमाचल पर कुल लोन 94,992 करोड़ रुपए हो चुका है। राज्य पर वित्त वर्ष 2018-19 में 44% लोन मार्केट से था, जबकि 2022 और 2023 में ओपन मार्केट लोन 53% हो गया। वहीं हिमाचल सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। सीआईआई ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सोशल टेक स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने वाले सोशल टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उनके अनुभवों को सुनना और उद्योग जगत से सीएसआर के तहत सहायता दिलाने का मंच प्रदान करना है। इस दौरान सीआईआई ने स्टार्टअप कंपोडियम और फिच प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। सीआईआई के राष्ट्रीय कृषि परिषद के सह अध्यक्ष बी त्यागराजन ने कहा कि देश जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में स्टार्टअप्स की अहम भूमिका होगी। इसके लिए देश में एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना होगा। One is through global engagements, that is through corporate looking to expand their reach beyond domestic markets. The second is the market access, provides that invaluable services including tailored strategies and networking opportunities that enable startups with corporates to enter and thrive in new markets, because CII has a very large membership and both forward linkages and backward linkages can be provided by CII,
and that's what is the attempt of this center. भारत बायोटेक की प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत में बायोटेक उद्योग के बढ़ते कारोबार और विदेशी मांग के अनुरूप बायोटेक में स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। Globally, we are witnessing transformative advancements driven by tech startups that are shaping industries and improving lives. From breakthroughs in healthcare and that extend lives and also enhance quality of care, to educational tools that democratize learning opportunities, technology is proving to be a powerful enabler for social good. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक नए केंद्रीय बल मंच शी बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंत्रालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। शी बॉक्स पोर्टल देश भर में कार्यस्थलों पर शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और आईसी द्वारा शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक साझा मंच है। शी बॉक्स पोर्टल के सिलसिले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से डीडी न्यूज़ की संवाददाता रमा त्यागी ने की खास बातचीत। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2 महत्वपूर्ण लॉन्च किए हैं, इस तरह से सरल बनाया गया है। आज एक वेबसाइट और एक पोर्टल लॉन्च हुआ है मंत्रालय का। तो आज के इस पोर्टल में मुख्य रूप से सी बॉक्स, जिसमें महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित जो 2013 का कानून बना हुआ था, उसके तहत सी बॉक्स पहले भी ये लॉन्च हुआ था, लेकिन आज अपग्रेडेड वर्जन आज हमने लॉन्च किया है। तो इसके माध्यम से जो भी कार्यस्थल पर महिलाएं काम करती है, अगर उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई परेशानी, उनको छेड़छाड़ की हो, अगर उनको शिकायत करनी हो, तो वो सी बॉक्स में पोर्टल पे जाके वो वहाँ पे शिकायत कर सकती हैं। और इसमें इसकी खास बात है कि इसमें इंटरनल और कमिटी बनी है, एक और लोकल कमिटी रहेंगी। इंटरनल कमिटी जो जिस वर्क प्लेस में उनके साथ जो उन्होंने कंप्लेन किया है और छेड़छाड़ हुआ है, तो वहाँ पे इंटरनल एक उनकी कमेटी बनेगी, जो उस कमेटी को मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे और इस शिकायत की मॉनिटरिंग वो करेंगे। और अभी तक और एक लोकल स्तर पर होंगी जो डीएम, डीसी या फिर उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी होंगे। इसमें ये खासियत है कि एक तो जो भी शिकायत करने वाली होंगी उनका नाम इसमें कोई भी नहीं देख सकता, बजाय एक तो जो कंप्लेन करने वाली महिला है वो देखेंगी, या फिर अध्यक्ष जो उस कमेटी के होंगे, लोकल या इंटरनल, जो इंटरनल कमेटी के, वो देख सकते हैं, या फिर मंत्रालय उसको देखेगी। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़े, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बातें चल रही है। तो इसलिए हम खास करके महिला सुरक्षा को विशेष ध्यान देते हुए कि कार्यस्थल पर बेखौफ होकर वो जाकर काम करें। ये सरकारी संस्थान के अलावे भी प्राइवेट संस्थानों में भी ये लागू होंगे। इसके अलावा जेन्युइन तरीके से निस्तारण को लेकर भी इसमें जो प्रावधान है वो किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपको बताएं कि इसमें हर तरह के और समय समय पर, ये नहीं कि ये लॉन्च किया और ये फिर आज समाप्त हुआ। इस टाइम टू टाइम आज जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इसको और हम इस पर विशेष फोकस भी करेंगे, इसको फिर हम मॉनिटरिंग करेंगे और जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से इस पर फिर हम काम भी करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो महिलाएं कार्यस्थल पर पूरी तरह से सुरक्षित हों, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो काम करें और अगर किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसे दूर किया जाए। इसके लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है, जिससे कि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान जो है वो देश की प्रगति में हो, और इसी के लिए ये जो नए कदम हैं उठाए गए हैं। कैमरामैन MM शर्मा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बहराइच के 35 गांव में इस समय लोग भेड़िए के आतंक से परेशान हैं। लोग भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं।
करीब 2 महीने से भेड़िए 7 लोगों की जान ले चुके हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। वहीं क्षेत्र में भेड़िए के हमले से घायल होने वालों की संख्या लगभग 45 हो गई है। ड्रोन से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में कुल 6 भेड़िए हैं, जिनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी बचे भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। भेड़ियों के इस खतरे को देखते हुए वन विभाग की 16 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं क्षेत्र में 11 जिले स्तरीय अफसरों की टीम पहरा दे रही है। इसके साथ ही 5 जिलों के वन महकमा भी इन भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। विकास हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। विकास, क्या अपडेट है? क्योंकि जो लगातार जिस तरह से भेड़ियों की धरपकड़ के लिए जो टीम गठित की गई है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये बहराइच जनपद की महर्षि तहसील के ये 35 गांव हैं जो घाघरा के आसपास के इलाकों के हैं। यहाँ पर जो गन्ने के खेत हैं, इन खेतों पर भेड़िए छुपे हुए हैं। ड्रोन के द्वारा पता लगा है कि तकरीबन 6 भेड़िए थे और 6 भेड़ियों में अब तक 3 भेड़िए पहले पकड़े गए थे और 1 भेड़िया आज सुबह पकड़ा गया है और इसके बाद अब 2 भेड़िए बचे हुए हैं। इन भेड़ियों की पकड़ने के लिए वहां पर टीम अभी काम कर रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और विभिन्न विशेषज्ञ वहां पर बुलाए गए हैं जो भेड़ियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। वन विभाग वाइल्ड लाइफ के ये विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर 16 टीमें, जैसा कि आपने बताया, कि लगाई गई हैं। इसके साथ साथ अपर प्रधान वन संरक्षक वहां पर स्वयं मौजूद है जब तक ऑपरेशन भेड़िया का ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता। वहां कल वन मंत्री भी गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना को संज्ञान लिए हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिया था, उन्हीं के निर्देश पर वो पहुंचे थे और वहां आसपास के इलाके पर जो लोग रह रहे हैं, चूंकि जिन घरों में दरवाजा नहीं है उनके लिए निर्देश दिया गया है कि वहां पर दरवाजे लगाए जाए। चूंकि ग्रामीण ये क्षेत्र है, तटबंध का क्षेत्र है, वहां पर उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाए और ये अपील की गई लोगों से कि एक साथ झुंड में ही बाहर निकले, बच्चों को अकेले मत छोड़ें। वहां पर पूरे एरिया में 24 आवर विद्युत सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं वहां पर और ये सर्च ऑपरेशन लगातार वन विभाग की टीमों का वहां पर जारी है और जल्द ही इन बाकी बचे 2 भेड़ियों को भी पकड़ लिया जाएगा, ऐसा वन मंत्री ने बताया कि उनकी टीम लगातार काम कर रही है। ड्रोन के द्वारा उस पूरे एरिया पे लगातार निगाह बनाई गई है और ये ड्रोन भी विशेष तकनीक के हैं। आमतौर पर वो जो इलाका होता है वहां पर छाया के नीचे ड्रोन काम नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी आहट को पहचानते हुए ड्रोन उनकी मैपिंग कर रहा है। वो किस एरिया में बाकी जो बचे हैं उन तक टीम पहुंचकर जल्द से जल्द उन दोनों भेड़ियों को भी पकड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जिस तरीके से इन भेड़ियों ने वहां पर आसपास में दहशत फैलाई है, तकरीबन 7 बच्चे इसके शिकार हो गए। तो जो बच्चे वहां पर रात में खास तौर से वहां पर जब सोते थे तो जो बच्चे अगर बाहर सो रहे हैं तो भेड़िए आकर सीधे उन्हें अपना शिकार बनाते थे। जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये भेड़िए आदमखोर क्यों हुए, तो इसका एक बड़ा कारण ये माना गया कि जो अभी हाल ही में वहां पर काफी ज्यादा जलभराव हो गया था, बाढ़ की समस्याएं आ गई थी उस जंगली इलाके में, उसके बाद से भेड़िए गांव के करीब पहुंच गए और वहां गन्नों के खेत में पहुंचे। उसके बाद ये भेड़िए जो नरभक्षी हो गए हैं, आदमखोर हो गए हैं, वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि इनको जो है स्पेशल लाया जाएगा, उनका विशेष ट्रीटमेंट कराया जाएगा। 2 भेड़िए इससे पहले लखनऊ के चिड़ियाघर लाए जा चुके हैं। जी ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, विस्तार से इस पूरी घटना पर बताने के लिए धन्यवाद। और अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान को जमानत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने मोहित खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सपा नेता मोहित ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में पहले ही याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी अर्जी खारिज कर दी है। मोहित खान जमानत के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई थी। समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा 29 जुलाई को थाना पूरा कलंदर में दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपी सपा नेता के बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर भी चलाया जा चुका है और प्रॉपर्टी की अभी भी जांच हो रही है। मोहित खान के डीएनए रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जिला स्तरीय मेगा रोजगार एवं ऋण मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास सुशासन का मॉडल तय करता है, जबकि सपा के शासनकाल में अराजकता ही राज्य की पहचान बन चुकी थी।
विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यूपीआई के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अब फ्रिक्शन लेस क्रेडिट के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस या ULI की शुरुआत करने जा रहा है। ये नया प्लेटफॉर्म खासतौर पर छोटे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आसानी से लोन की सुविधा देने के लिए बनाया गया है, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड जैसे माध्यमों से ऑनलाइन कर्ज लेना काफ़ी सरल हो जाएगा। इसके बारे में हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO राजेश बंसल के साथ बातचीत की। ULI की बहुत चर्चा हो रही है। सबसे पहले आसान भाषा में ULI है क्या? जैसे UPI ने पेमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया, ULI का उद्देश्य ये है कि पिछले 15 सालों में देश में इतना डिजिटल डेटा क्रिएट हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है कि उसको हम किसी को लोन देने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मिडिल लेयर जो है, जो RBI ने कंसेप्चुअलाइज किया है, उसका वही है कि डेटा को हम अनलॉक करेंगे ताकि हमारे किसान भाई, हमारी मिल्क पोरिंग जनसंख्या और कोई भी आसान शॉपकीपर, नैनो एंटरप्रेन्योर आसानी से लोन ले सकेगा। ये कहा जा रहा है कि आपने पायलट तो पहले ही लॉन्च कर दिया था। थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसे रहा, कितना आपने कट शॉर्ट किया टाइम को लोन देने में और कितने लोग ऑन बोर्ड हो चुके हैं? किसान का एग्जाम्पल लेते हैं कि किसान को मध्य प्रदेश में लोन लेने के लिए 4 से 6 हफ्ता लगता था, 4 से 6 विजिट लगती थी। तो अब ये कुछ ही मिनटों में हो जाता है क्योंकि सारे API कॉल्स हैं, ऑटोमेटेड है। हालांकि मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी कुछ हमारे जो पार्टनर बैंक हैं उनके साथ हमने पायलट किया है कुछ राज्यों में, और 7 राज्य सरकारों के साथ हमने मिलकर ये पायलट शुरू किया है। तो अगर आप पूछेंगे तो हमने एक स्टडी भी कराया, तो किसान भी बहुत खुश हैं। तो स्पष्ट तौर पर ये जो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट है, जिसको ULI कहा जा रहा है, सभी को इंतजार है कि कब ये सुविधा शुरू होगी और जल्दी से जल्दी जो डेटा पूरा है उसको कैसे इस्तेमाल करके कम से कम समय में सभी बैंकों को एनेबल किया जाएगा कि आसानी से लोगों को लोन मिलकर सबसे ज़्यादा फायदा होगा किसानों को और ख़ास तौर पर MSME सेक्टर को। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर की घोषणा की। शेयरधारकों को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो के उपयोगकर्ताओं को जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर के तहत 100 GB तक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। इसमें ग्राहक सभी फोटो, वीडियो, दस्तावेज, अन्य सभी डिजिटल सामग्री और डेटा को सुरक्षित रूप से जमा और एक्सेस कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ये ऑफर इस साल दिवाली से शुरू हो जाएगा। I'm thrilled to announce
the Jio AI Cloud welcome offer. Today, I am announcing that Jio users will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access all their photos, videos, documents, and all other digital content and data. And we will also have the most affordable prices in the market for those needing even higher storage. We plan to launch the Jio AI Cloud welcome offer starting Diwali of this year. दिल्ली हाई कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों की ओर से दर्ज किए गए यौन शोषण के केस को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने के साथ साथ इसी याचिका में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को रद्द करने की मांग भी कर डाली है। अगर उन्हें आरोप तय करने को चुनौती देनी थी तो पहले इस आदेश को चुनौती देनी थी। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील को 2 हफ्ते में संक्षिप्त नोट जमा कराने को कहा है और अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। उधर कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग को लेकर भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है। भाजपा ने कल राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया था। वहीं हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बीजेपी आज से कोलकाता में 7 दिवसीय धरना दे रही है। इस धरने में भाजपा के प्रदेश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। भाजपा का कहना है कि इंसाफ के लिए उसका आंदोलन जारी रहेगा। कल सीएम ममता बनर्जी के धमकी भरे भाषण के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ममता के नफरत भरे और धमकी भरे भाषण को लेकर राज्यपाल से मिल सकते हैं। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में हिंसा भड़काने के आरोप में अपनी शिकायत व्यक्त की। मजूमदार ने पत्र में लिखा है कि मैं आपके ध्यान में हाल ही में कोलकाता में टीएमसी की छात्र शाखा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयानों को लाने के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने ये कहते हुए सभी को उकसाया है कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन अब जो करना है करो। राज्य के सर्वोच्च पद से बदला लेने की राजनीति का ये खुला समर्थन चिंताजनक है। इसके अलावा उन्होंने भड़काऊ टिप्पणी भी की जिसमें कहा गया, याद रखें अगर बंगाल जलता है तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये एक राष्ट्र विरोधी की बयानबाजी है। हमने पूरा डिटेल जानकारी दी 9 तारीख से क्या हुआ और गवर्नर साहब को हमने बताया कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, होल बंगाल इज लुकिंग आफ्टर यू, आपको आपके तरफ लुकिंग टुवर्ड्स यू, आपके तरफ देख रहा है पूरी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो करना चाहिए आप करिए। बंगाल की जनता बहुत आज से आपकी तरफ देख रहा है। असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया। इस बिल का उद्देश्य कम उम्र में मुसलमान लड़कियों के विवाह को रोकना है। बिल के पास होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बाल विवाह की सामाजिक बुराई से लड़ने के हमारे प्रयास में आज एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है। यह अधिनियम अब सरकार के साथ विवाह को पंजीकृत करना अनिवार्य कर देगा और कोई भी लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की विवाह की कानूनी आयु का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये किशोर गर्भावस्था के खिलाफ एक सख्त निवारक के रूप में भी काम करेगा
और हमारी लड़कियों के समग्र विकास में सुधार करेगा। मैं उन सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक और बाल विवाह को रोकने के सरकार के दृष्टिकोण को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। ये विधेयक दलगत राजनीति से ऊपर है और यह हमारी लड़कियों को सम्मान का जीवन देने का एक साधन है। अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। महिलाएं समूह के साथ जुड़कर ऋण उठा रही हैं, खुद का रोजगार कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। साथ ही समूह के जरिए ड्रोन दीदी और बीसी सखी बनने का मौका भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी से देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। झांसी जनपद के बड़ा गांव ब्लॉक की रानी कुशवाहा ऐसी महिला हैं जिनकी जिंदगी तंगी में गुजरी है। तिनका तिनका जुटाने के बाद भी जिंदगी बेपटरी रही, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। समय के साथ साथ संघर्ष का रास्ता चुनती गई। तभी रानी को शेरावाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का मौका मिला। फिर यहीं से पलटी किस्मत। समूह ने रानी को समृद्धि की राह दिखा दी। ग्रुप के जरिए रानी ने 1 लाख रुपए का ऋण लेकर अपने ही घर में श्रृंगार की दुकान खोली। शादियों के श्रृंगार, लहंगा और हार किराए पर जाने लगी। साल पूरा होते होते रानी की कमाई 4 गुना बढ़ गई। आज हमें 2 साल हो गए दुकान खोल के। हमने समूह से 1 लाख रुपए निकाला था। 1 लाख से आज आप वैसे कोई मानेगा नहीं हमारे यहाँ कि इतना सारा इतने का सामान होगा। हम आपको बिल दिखाएंगे तो कम से कम 4 लाख पे पहुँच चुके हैं हम। झांसी के गढ़मऊ गांव की निवासी रानी देवी नमो ड्रोन दीदी बनी है। रानी को हैदराबाद से 15 दिनों का प्रशिक्षण मिला। रानी गांव में ड्रोन से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, बीज बुआई जैसे काम को आगे बढ़ा रही हैं। खेती में तकनीक को बढ़ावा दे रही हैं, जिसका लाभ रानी को भी मिला है। वो लखपति दीदी में शुमार हो गई हैं। मेरा नाम नमो ड्रोन दीदी में गया। मैं ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गई। हैदराबाद मैंने 15 दिन ट्रेनिंग ली। मैंने ड्रोन चलाना सीखा। पहले एक सपना जैसा लगता था कि गांव का भी कोई आदमी लखपति हो सकता है, तो अब ये सपना पूरा भी होता हुआ दिख रहा है। लगभग हम लोगों के यहाँ पे 7,500 समूह हैं और उसमें लगभग 77,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पिछले वर्ष को अगर हम देखें तो लगभग 6,000 से ऊपर की महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदी का लक्ष्य अपना पूरा कर चुकी हैं। घर घर बैंकिंग सेवा पहुंचाने वाली भारती पांडे बीसी सखी हैं। भारती ने भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 75,000 रुपए का लोन लिया और अब गांव में बैंक बन गई है। जैसे पेंसिल वगैरह का पैसा निकलवाने आते हैं तो उनका पैसा निकाल देते हैं। जो मजदूरी व्यक्ति हैं वो भी आते हैं पैसा निकालने। जो व्यक्ति नहीं आ पाते तो उनके घर पे जाके पैसा निकालते हैं। जब तक ये 50% जो तबका है महिलाओं का, जब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस विजन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम इस 50% चंक को हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अंचल में ऐसी महिलाओं की एक फहरिस्त तैयार की है। आंकड़ों की बात करें तो मिशन के जरिए इस साल देश की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। अकेले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की 18,000 महिलाएं लखपति बनने की फहरिस्त का हिस्सा हैं। सबसे अहम, आधी आबादी मजबूत हो रही है, स्वावलंबन की लकीर खींच रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल से अब गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही है। खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये महिलाएं पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बनती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने काम को आगे बढ़ाती है, जिसकी बानगी है ये ड्रोन दीदी। कैमरामैन संदीप के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, झांसी।
ढूंढिए भारत के सेक्रेड ग्रोव्स के छिपे हुए अभयारण्यों को, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा सामंजस्य दिखाई देता है। खोजिए इन रहस्यमय वनों को जो भरपूर हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक चमत्कारों से, जहां सुरक्षित हैं प्राचीन परंपराएं और पवित्र रीति रिवाज। चलिए हमारे साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार